हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आप सभी के साथ एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूं कि हमारे अब एक नहीं दो YouTube चैनल हो गए हैं। एड्यूटर्स का अपना खुद का एक YouTube चैनल है जिस पे मैं सारे एक्सक्लूसिव एकेडमिक कंटेंट डालूंगा और साथ ही साथ अपना ये जो चैनल है इस पे मैं एकेडमिक प्लस समथिंग बियॉन्ड द बुक्स ऐसा कुछ भी मटेरियल डालता रहूंगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको अगर एकेडमिक कंटेंट प्लस इंफॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो आपको दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन का प्रेस करना चाहिए। फिलहाल इस अपील के बाद में अब शुरू करते हैं हम लोग आज का इस वीडियो को, जिसमें मैं आपको समझाने वाला हूं CFA प्रोग्राम में आए हुए सभी बदलाव, सभी चेंजेस के बारे में जो कि 2020 और 2021 से रिलेटेड है। मैंने CFA लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 से रिलेटेड सारे जो भी डिटेल्स थे वो सब आपके साथ शेयर किए थे। CFA प्रोग्राम का जो मेरा वीडियो था 2019 वाला, उसमें डिटेल सारे शेयर किए हैं। आज भी वो वीडियो बहुत रेलिवेंट है और उसमें जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किए वो एकदम एप्ट है। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो मैं यहां आई बटन में लिंक कर रहा हूं, आप थोड़ी देर बाद इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद देखिएगा। वो वीडियो आज भी बहुत रेलिवेंट है। लेकिन अब 2020 में और 2021 के एग्जाम्स में आए हुए काफी सारे बदलावों को कवर करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि 2020 लगभग पूरा कोविड सिचुएशन की वजह से बिगड़ गया। एग्जाम शेड्यूल थे जो कि पोस्टपोन होते गए, तो उस पे क्या अपडेट है मैं वो आपको बताऊंगा। साथ ही साथ 2021 के लिए कैसी तैयारी होनी चाहिए, जो नए कैंडिडेट्स या फिर नए स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं इस प्रोग्राम के साथ में, उनको ये इंफॉर्मेशन दूंगा कि कैसे इधर एनरोलमेंट वगैरह का प्रक्रिया में आप घुस सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैंने कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ाए हैं। आई थिंक CFA इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंटली डिजाइंड प्रोफेशनल कोर्स। बहुत ही जबरदस्त प्रोफेशनल कोर्स है और अगर आप फाइनेंस डोमेन में खुद को एक एक्सपर्ट लेवल पे तैयार कराना चाहते हो तो फिर आपको CFA के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अब शुरू करते हैं हम लोग अपना मेन स्ट्रीम कंटेंट, जहां पे मैं सबसे पहले आपको अपडेट कर देता हूं 2020 के जो एग्जाम्स थे उसके अभी क्या हालात हैं और क्या क्या हो सकता है। तो देखते हैं पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं। सबसे पहले 2020 के एग्जाम स्टेटस में मैंने जो पहला पॉइंट आपके लिए लिखा है वो ये है कि देखिए CFA लेवल 1 जून 2020 एग्जाम्स तो पोस्टपोन हो गए। वेल, सिर्फ लेवल 1 नहीं, लेवल 2, लेवल 3 सब के सब पोस्टपोन हो गए। अब ये पोस्टपोन होकर के इसके लिए टेंटेटिव डेट्स अभी आई हैं। जैसे लेवल 1 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए डेट्स आई हैं कि वो लोग या तो एग्जाम दिसंबर में दे सकते हैं या फिर में फरवरी में दे सकते हैं। बच्चों के पास में ये चॉइस गई थी और ये चॉइस का अभी तक सबने भर के दे दिया इंस्टीट्यूट को वापस जवाब। तो कुछ बच्चों ने दिसंबर में शिफ्ट करा लिया अपना एग्जाम और कुछ लोगों ने फरवरी 21 में अपना एग्जाम शिफ्ट करा लिया। यही लेवल 2 और लेवल 3 वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो ये डिफरमेंट सीधे के सीधे दिसंबर या फिर जून का ही ऑप्शन है। बिकॉज लेवल 1 अगले साल से साल में 4 बार होगा तो फरवरी का एक ऑप्शन निकल करके आता है। बट फॉर लेवल 2 एंड लेवल 3 एग्जाम सिर्फ जून में होते हैं, इसलिए फॉर द फर्स्ट टाइम दिसंबर में एक एग्जाम रखा जाएगा ताकि ये जो छूटा एग्जाम उसको भरपाई किया जाए। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन सीधा जून में। तो बच्चों के पास इसका भी ऑप्शन आया था। आई एम श्योर जिन जिनको देना था जवाब उन्होंने इंस्टीट्यूट को जवाब दे दिया है। सो ये था अभी तक का डेफरमेंट का हालात, यानी कि जून के एग्जाम्स हो गए कैंसिल और जून के जगह अब एग्जाम हो रहे हैं या तो दिसंबर में या तो लेवल 1 फरवरी में या लेवल 2 सीधा जून में। अगेन थर्ड पॉइंट में यही बात मैंने लिखी है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को ही ये चॉइस दी गई थी। इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। स्टूडेंट जैसे चाहें वैसे अपने एग्जाम्स को रीशेड्यूल कर सकते थे। चौथा पॉइंट, मैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को डिग इन करके लेकर के आया हूं आपके लिए, और वो है इंस्टीट्यूट की क्या सोच है विद रिस्पेक्ट टू दिसंबर 2020 एग्जाम। मैं ये क्लियर कर दूं कि इंस्टीट्यूट काफी पॉजिटिव है। उनको लगता है दिसंबर 2020 एग्जाम आराम से वो कंडक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर कल को नहीं कर पाए कोई कारण से या ये कोविड सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई और दिसंबर का एग्जाम भी अगर नहीं हो पाया तो इंस्टीट्यूट ऑलरेडी उसके कंटिजेंसी प्लान्स के ऊपर में ऑलरेडी रिव्यू कर रहा है। कौन कौन से कंटिजेंसी प्लान्स हैं यहाँ पे देखिए। यहाँ पे सबसे पहले वो हो सकता है आपको बोलें कि आप अपना एग्जाम सेंटर चेंज कर लो क्योंकि आपके लोकेशन पे एग्जाम नहीं हो रहा है। ये ऑब्वियसली अगर ऑप्शन आया तो आपके लिए महंगा पड़ेगा क्योंकि आपको रीलोकेट करने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। अब इंडिया में ट्रैवलिंग सिचुएशन कब होगी क्या होगी पता नहीं, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा है, हो सकता है एग्जाम और पोस्टपोन हो जाए। अगर दिसंबर तक हालात नहीं सुधरे तो एग्जाम पोस्टपोन होकर के लेवल 2 लेवल 3 सीधे जून में हो जाएंगे और लेवल 1 फरवरी ऑनवर्ड्स हो सकता है। सो फिंगर्स क्रॉस रखते हैं, नहीं हो पोस्टपोन तो बेटर है। इसके अलावा डेफरमेंट हो सकता है टू अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में कई सारे स्लॉट्स में एग्जाम लेना पॉसिबल होगा, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है।
बट अगेन जो पॉइंट नंबर सी है, आई थिंक वो सिर्फ लेवल 1 तक वैलिड हो सकता है। लेवल 2 और लेवल 3 के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए ना इंस्टीट्यूट तैयार है और ना बच्चे लोग तैयार हैं। सो पॉसिबली ये सारी अभी सिचुएशन मेरे हिसाब से है 2020 के एग्जाम को लेकर के। अगर आप 2020 में एग्जाम देने वाले थे तो मेरे ख्याल से इतनी सारी इंफॉर्मेशन से आपका काम हो गया होगा। खैर, आप अब इस वीडियो को अगर लीव करने जा रहे हैं तो आपको एक ऑप्शन दे देता हूं। अगर कोई डाउट्स है, कुछ भी आपको दिक्कत है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं तुरंत जवाब देने की ट्राई करूंगा सो दैट आराम से सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर पाए। तो ये हुआ अपना 2020 का एग्जाम स्टेटस। अब हम आते हैं आगे की तैयारी के लिए, और ये अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो होने वाला है उन लोगों के लिए जो 2021 में अपने एग्जाम्स प्लान करना चाहते हैं। यानी कि उन बच्चों के लिए जो लोगों ने अभी तक सोचा नहीं है एग्जाम देने का, लेकिन अब सोच रहे हैं कि सीएफए देना है। तो उनके लिए मैं एक बात तो बता देता हूं कि देखो, सीएफए करना अपने आप में आपकी एक टेक्निकल एक्सपर्टीज गजब की डेवलप कर देगा। अगर आप सोच रहे हो तो मेरे ख्याल से ज्यादा पॉजिटिवली इसके बारे में सोचो, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड प्रोग्राम। आई अंडरस्टैंड थोड़ा कोविड सिचुएशन है, थोड़े फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, सब चीज को देख दिखा के फिर काम करना होगा, तो वो आपको देखना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में भी कुछ जानना है तो वो भी आपको मैं थोड़ी सी देर में बताऊंगा, तो वहां पे भी आपका काम होगा, ठीक है। तो स्कॉलरशिप की भी जानकारी मैं दूंगा। अभी के लिए सबसे पहले बताता हूं कि 2021 में लेवल 1 पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखिए, लेवल 1 में मैं कहूंगा अपसाइड डाउन कर दिया है इंस्टीट्यूट ने। पहले एग्जाम जो साल में 2 बार होते थे, जून में और दिसंबर में, अब लेवल 1 सिर्फ होगा, सिर्फ नहीं एक्चुअली 4 बार होगा, तो सिर्फ नहीं हुआ, बढ़ गया, 4 बार होगा एग्जाम। यानी कि फरवरी में होगा, इसके अलावा आपका नेक्स्ट मई में होगा, मई के बाद में अगस्त, अगस्त के बाद नवंबर। साल में 4 दफे ये होने वाला है। सिलेबस अभी भी वही है जो पहले था। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ने तो 2020 के सिलेबस को 2021 के सिलेबस पे भी एप्लीकेबल कर दिया है। दैट मीन्स जो बुक्स अभी चल रही हैं वो आगे भी चलेंगी, इंस्टीट्यूट कोई नई पब्लिकेशंस नहीं लाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसका मतलब ये कि अगर आप स्टार्ट भी करना चाहते हो 2021 के लिए तैयारी, तो अभी से भी कर सकते हो, क्योंकि करिकुलम में कोई बदलाव नहीं आएंगे। तो 10 सब्जेक्ट अपने यहां पे हैं, लेकिन अंतर यह आया कि पहले जो रिटन एग्जाम्स होते थे, रिटन इन द सेंस पेपर पेन वाले एग्जाम होते थे, अब वो सब नहीं होंगे, ओएमआर शीट पे नहीं होंगे। अब होंगे आपके एग्जाम्स, अभी भी ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यू होंगे, लेकिन अब कंप्यूटराइज्ड होंगे। साल में 4 बार है, आप डिसाइड करो आपको कौन से टर्म में देना है। दे विल गिव यू अ विंडो 6-7 दिन का, उसमें से कोई भी दिन आपका एग्जाम पड़ेगा। आपके नियरेस्ट कोई भी कंप्यूटर सेंटर में जाके एग्जाम होगा। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों, लेकिन इंस्टीट्यूट सेम डे रिजल्ट नहीं देगा। इंस्टीट्यूट बोल रहा है 1 से 1.5 से 2 महीने भी लग सकते हैं हमें रिजल्ट देने में। ऑब्वियसली दे आर क्लेमिंग कि थोड़ा फास्ट हम करेंगे, बट इंस्टीट्यूट के जो कमेंट्री है उससे मेरे को इतना ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी रिजल्ट्स इंस्टीट्यूट निकालेगा। मेरे हिसाब से 1.5 महीने तो भी रिजल्ट आने में लगेंगे। अब ये जो पेपर होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इसमें टाइम भी थोड़ा कम हुआ और क्वेश्चंस भी। पहले अपने क्वेश्चंस आते थे 240, अब वो रिड्यूस होकर के टोटल 180 हो गए। यानी कि 120 पर सेट वाले जो क्वेश्चंस आते थे, अब वो रिड्यूस होकर के हो गए ओनली 90 क्वेश्चंस पर सेट। सो 90 क्वेश्चंस इन द मॉर्निंग सेट, 90 इन द आफ्टरनून, दोनों मिला के 180 क्वेश्चंस। टाइम भी प्रोपोर्शनेटली ही कम किया गया है। पहले 3 घंटे का एक सेट होता था, अब होगा 2 घंटा 15 मिनट का, यानी कि 135 मिनट्स का एक सेट होगा। दोनों सेट मिला के 270 मिनट हो गए, यानी कि लगभग 4.5 घंटे का आपका टोटल एग्जाम हो गया। साथ ही साथ वो जो वेटिंग टाइम था वो सब वैसे का वैसे ही रहने वाला है। शुरुआत में 1 घंटे से 2 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पहुंचना है, बीच में 2 घंटे का गैप होगा एंड सो ऑन, तो वो तो रहेगा ही। तो उस चीज के लिए आप रेडी रहे। टाइम भी कम हुआ, साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम हुआ, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा ही है, क्योंकि जितना बड़ा पेपर होता है उतना लास्ट में सेकेंड सेट थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। मतलब 6 घंटे बैठ करके एग्जाम देना एक्चुअल में टफ है। तो मेरे ख्याल से ये एक वेलकम स्टेप है। थोड़ा सा स्लो किया गया है, मतलब थोड़ा सा कम किया गया प्रोसेस को। आई थिंक दिस इज अ वेलकम स्टेप, एंड खास करके कंप्यूटर स्क्रीन पे 4-4.5 घंटे बैठना भी मुश्किल है, तो इट्स अ गुड स्टेप। नेक्स्ट, अभी भी नो नेगेटिव मार्किंग वाला तो सिचुएशन है ही, तो आप उसके लिए एकदम प्रिपेयर्ड रहो। अभी भी कोई मार्किंग में कोई भी चेंजेस नहीं है। 3 ही ऑप्शंस आते हैं इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स में, और तीनों ऑप्शंस में से एक करेक्ट है। सो प्रोबेबिलिटी ऐसे भी 33% है, और उसके ऊपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा, जो लोग को ये चीज बड़ी एक्साइटिंग लगी उनको मैं बता दूं कि सीएफए लेवल 1 यूजुअली 70% के आसपास आपको स्कोर करना पड़ता है। कहीं ये बात लिखी नहीं है, बट मैंने अपने स्टूडेंट्स के पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे ये चीज पता की है कि लगभग 70% आप मान के चलो, इट्स अ कंफर्टेबल जोन, जिसके बाद आपको पास होने की संभावना ज्यादा हो जाती है।
तो पढ़ाई भी जम के करनी पड़ती है, रिजल्ट भी जम के लाना पड़ता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या हुआ, स्कोर बहुत हाई चाहिए। तो ये हुआ अपना CFA लेवल 1 का 2021 का अभी तक का प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, जिसमें मैं आपको एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के बारे में बताऊंगा। देखो, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट मैं हर वीडियो में बताते आया हूं, और मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। खास करके मैं जहां से आता हूं, कोलकाता, या फिर मैं इंडिया के किसी भी सेक्शन में मैं देख लूं, किसी भी सिटी में मैं देख लूं, हम लोग रूल्स तोड़ने में ना कुछ ज्यादा ही आगे हैं। और रूल्स तोड़े कहां जाते हैं, कहां आप गलतियां करते हो, तो उन सब चीजों को लिए ही मैं हमेशा आपको पुश करता हूं कि जब तक आप अपने कॉलेज कंप्लीट नहीं करते या फिर थर्ड ईयर में नहीं है, मत कीजिए एग्जाम के लिए ऑप्ट। आज उसको और क्लैरिटी के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि कब आपको इस एग्जाम के लिए एनरोल करना चाहिए। किसी की बातों में मत आइए, कोई भी बोले आपको चाहे कि अभी एनरोल कर लो, फर्स्ट ईयर में कर लो, क्लास 12 के बाद कर लो, मत करना। मैं आपको जो सिचुएशन बता रहा हूं उस पर जरूर से ध्यान दें। इनफैक्ट आज जो मैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आपके साथ पूरा डिस्कस करूंगा, ये मैंने 2019 वाले वीडियो में भी डिस्कस नहीं किया था इतना डिटेल में जितना आज कर रहा हूं, तो इसको तो ध्यान से सुनना ही पड़ेगा। शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में अगर आप पहला पॉइंट देखेंगे तो वो है बैचलर्स डिग्री। अगर आपको CFA प्रोग्राम के लिए एनरोल करना है तो सबसे बढ़िया बात तो तब होगी जब आपके पास एक बैचलर्स डिग्री है। अब बैचलर्स डिग्री पे मेरे पास लास्ट वीडियो पे इतने कमेंट आए तो मैं क्लियर कर देता हूं, कोई भी तरह का बैचलर प्रोग्राम हो सब वैलिड है। आपने BCom किया हो, BBA किया हो, BTech किया हो, कुछ भी किया हो, आपका बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास में है तो आप आराम से CFA के लिए एनरोल कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट अपना कि आप चाहे तो अपने फाइनल ईयर ऑफ बैचलर प्रोग्राम के दौरान अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं लेवल 1 में। यानी कि आप लेवल फॉर एग्जाम्पल BCom कर रहे हो, BCom में ईयर 3 में आ गए, फाइनल ईयर में आ गए, और तब आप सोचो कि चलो लेवल 1 के लिए एनरोल करते हैं। एनरोल करने का मतलब है पैसे भरना इंस्टीट्यूट को। अगर आप तब सोचो तो चलेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो सेकेंड ईयर के जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं उस दौरान भर देते हैं या उससे पहले भर देते हैं, तो वो गलत होगा। यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट का कि आपका एनरोलमेंट के समय आप थर्ड ईयर में होने चाहिए। साथ ही साथ एक और कंडीशन अटैच्ड है कि आपका लेवल 2 के रजिस्ट्रेशन से पहले आपका जो बैचलर्स प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि मेरे हिसाब से इसको समझाऊं तो सीधा सीधा ये बोला गया है कि आप थर्ड ईयर में चाहे तो लेवल 1 के लिए एनरोल कर लें, एग्जाम भी दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेवल 2 के लिए एनरोलमेंट के समय आपके हाथ में आपका बैचलर्स डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इस पे और क्वेश्चंस आते हैं, भैया कोई सब्जेक्ट में फेल हो गया या कोई मेरिट्स कम है, क्या होगा उसका इंपैक्ट? कुछ नहीं होगा। इंस्टीट्यूट की तरफ से ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखा गया कि आपको 50% लाना है, 55% लाना है, ऐसा कुछ नहीं है। As long as you have a mark sheet which says you have passed your bachelor's degree, आपका काम हो जाएगा। ये एक और क्लैरिटी। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड पॉइंट है, इसको मैं आज क्लियर कर देता हूं। कुछ बच्चे हैं जो क्या करते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस दिखा देते हैं और बोलते हैं हमारा वर्क एक्सपीरियंस और उसके बेसिस में हम एनरोलमेंट करना चाहते हैं। रिसेंटली ही इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा क्वेश्चनिंग भी कर लिया था कुछ स्टूडेंट से कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो दिखाओ। इसके लिए इंस्टीट्यूट के जो गाइडलाइंस है वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इंस्टीट्यूट ने बोला है कि अगर आपके पास में वर्क प्लस योर एजुकेशन मिला करके 48 मंथ्स का अगर आपके पास में वर्क एक्स है, और वो भी वर्क एक्स फुल टाइम वर्क एक्स है, तो फिर आप एनरोल कर सकते हो लेवल 1 के लिए। लेकिन अंडरलाइंग कंडीशन है जो कि आपको कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूं, वो ये है कि आपका यहां पे ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है। यानी कि किसी भी समय आप अपने जॉब में भी हो और कॉलेज में भी हो, ये आप नहीं दिखा सकते। यानी कि अगर आपने थोड़ी सी बुद्धि लगाई कि चलो अभी 2020 चल रहा है तो 2019-2020 ये 2 साल को हम दिखा देते हैं कि हम कॉलेज में भी थे और साथ ही साथ हमने कहीं काम भी किया फुल टाइम, तो अलाउड नहीं है। ओवरलैपिंग डेट्स आर नॉट अलाउड। साथ ही साथ फुल टाइम ही जॉब काउंट होगा। हाँ, जॉब चाहे जैसा भी हो, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो, कोई दरकार नहीं है। आपने अपने फैमिली में किया हो, खुद के बिजनेस में किया हो, कहीं पे भी किया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो होना चाहिए फुल टाइम, दैट शुड नॉट बी पार्ट टाइम। इसमें ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि भैया जो आर्टिकलशिप्स होती हैं या जो इंटर्नशिप्स होती हैं क्या वो काउंट होंगी? मैं जवाब दे दूं, नहीं होंगी। आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ फुल टाइम जॉब एज वेल। तो आपको वो चीज का ध्यान देना है, ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नहीं हो तो भी चलेगा, और साथ ही साथ आपका बिजनेस या फिर आपका खुद का जॉब बिजनेस का अगर एक्सपीरियंस है तो काउंट हो जाएगा। ओवरलैपिंग मत करना। अच्छा, एक और हिदायत मेरी तरफ से, एक और रिकमेंडेशन मेरी तरफ से,
एक एडवाइस मेरी तरफ से कि जो भी बच्चे इस पॉइंट से एलिजिबिलिटी मीट करना चाह रहे हैं उनके लिए ये एडवाइस है कि आप कम से कम अपना जो लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसको संभाल के रखें, और साथ ही साथ आपको हर महीने जो पगार मिल रही है, और मिलनी जरूरी है, हर महीने आपको पगार मिलनी चाहिए, उनकी सैलरी स्लिप्स आपके पास में होनी चाहिए। कल को इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन आया कि आप कर रहे हो जॉब तो बताओ उसके क्या आपके पास प्रूफ है, तो आपको ये प्राइमरली 2 डॉक्यूमेंट्स इंस्टीट्यूट को जमा करने पड़ सकते हैं। मैं फिर बता दूं, मेरा डराने का कोई उपलक्ष्य नहीं है, मैं किसी को भी नहीं डराना चाहता, लेकिन इंस्टीट्यूट बहुत प्रोफेशनल है, और अगर आपने थर्ड पॉइंट के साथ में जरा सा भी एक्सप्लॉयटेशन किया तो ही ये सब होगा। आपके पास बैचलर्स डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड ईयर में आपने एनरोलमेंट किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने थर्ड पॉइंट को जरा सा भी तोड़ मरोड़ करके उसको यूज करना चाह तो दिक्कत आ सकती है। अब आप सोचेंगे भैया इतना दिक्कत क्यों है, इंस्टीट्यूट को प्रॉब्लम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ये कोर्स बहुत मैच्योर्ड कोर्स है। आप अगर सोचो कि फर्स्ट ईयर में घुस करके हम लेवल 1 निकाल लेंगे, लेवल 2 निकाल लेंगे सेकेंड ईयर में, लेवल 3 निकाल लेंगे थर्ड ईयर में, आप कई बार ऐसे भी कई बच्चे सोचते हैं और कई बच्चों ने करके भी दिखाया है, तो मैं बता दूं क्लियर करना बहुत आसान है, पर इसका एप्लीकेशन और उस एप्लीकेशन से जीवन में उसका सक्सेस पाना, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैं खुद बताता हूं, मैंने भी जब अपना लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 कंप्लीट किया है, मेरे को उतना फायदा उस समय नहीं हुआ जितना पढ़ाते पढ़ाते मुझे चीजें समझ में आने लग गई। मैं खुद के स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अपने खुद के रूल सेट करता हूं, अपनी खुद की आइडियोलॉजी पे वर्क करता हूं, एंड आई वुड से कि हाँ मेरे को सीएफए का हेल्प इधर मिला है। वहीं पे अगर आप जॉब में भी अपने सीएफए से जो सीखी हुई स्किल्स है उसको यूज करना चाहते हो तो एकदम काम आएंगी, बट उसके लिए एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी तो चाहिए ना। इसीलिए ये एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप थर्ड ईयर में ही शुरू करें या फिर थर्ड ईयर के बाद शुरू करें। ये है अपनी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। आई होप आज सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा फिर भी कोई आपके लिए डाउट छूट गया कि भैया एक बार ये वापस समझा दो या कोई भी बात है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर तुरंत आपको भी जवाब दूंगा कि एलिजिबिलिटी में एक्चुअल में लिखा क्या है। गॉट द पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज द एग्जाम फीस एंड डेडलाइन। अब ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ध्यान दीजिएगा इस पे। एग्जाम फीस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो, मैं 2021 के चारों टर्म्स के एग्जाम की जो डेडलाइंस है उनको टेंटेटिवली आपके सामने लेकर के आया हूं। अब आप बोलेंगे भैया टेंटेटिव इसमें क्यों? टेंटेटिव इसलिए क्योंकि इनफैक्ट अभी तक, आज अभी करीब मिड जून चल रहा है, मिड जून 2020, अभी तक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे सिर्फ फरवरी से रिलेटेड डेडलाइंस है, ठीक है, उसके आगे की डेडलाइंस नहीं है। तो मैंने क्या किया, फरवरी की डेडलाइन को बेस बना करके मई, अगस्त और नवंबर वाले एग्जाम्स की डेडलाइंस आपके लिए टेंटेटिव पेश की है। अगेन दीज आर नॉट एक्चुअल, तो इस पे भरोसा करने से पहले इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाकर के एक्चुअल ड्यू डेट्स पता करना आपका काम है। खैर इसके अलावा मैं अपडेट आपको देता रहूंगा, जब भी इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी चेंजेस होंगे, कुछ भी होंगे, मैं अपडेट देता रहूंगा, लेकिन फिर भी आपको ये वाला सेक्शन थोड़ा चेक करना होगा। आइए इसमें अगर मैं बात करूं तो फरवरी 21 में अगर आपको एग्जाम देना है तो आपके पास 2 डेडलाइंस है। पहले लेवल 1 के लिए 3 डेडलाइंस होती थी, एक अर्ली बर्ड होता था, एक स्टैंडर्ड होता था और एक और होता था, तो वो 3 सेक्शंस या 3 डेडलाइंस में काम होता था। अब डेडलाइंस 3 की जगह हो गई 2, क्योंकि एग्जाम भी साल में अब 4 बार होंगे, तो 2 डेडलाइंस और बहुत ही सीधा सीधा हिसाब किताब है। यहाँ पे फर्स्ट डेडलाइन में $1150 की आपके ऊपर में फीस लगेगी। इस 1150 में एग्जाम फीस, एनरोलमेंट फीस सब इंक्लूडेड है। लेवल 2 में जब आप एनरोल करेंगे तो इतना पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय जो मेरे ख्याल से $450 का एक स्टार्टिंग फीस लगता है रजिस्ट्रेशन का, वो दोबारा नहीं लगेगा, सिर्फ एग्जाम फी लगेगा। तो एक तो ये प्लस पॉइंट है कि आपका यहाँ पे $150 में से नेक्स्ट टाइम सिर्फ $700 ही लगेगा लेवल 2 की रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, पहली बात। तो यहां पे अगर आप फरवरी में एग्जाम देना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं 2 दिन बाद यानी कि 16 जून को ये डेडलाइन शुरू हो रही है फरवरी के लिए, और मिड अगस्त 2020 तक ये डेडलाइन चलेगी। बहुत आगे हो जाती है रजिस्ट्रेशन, इस बात का ध्यान रखना। यानी कि जो आपको एग्जाम नेक्स्ट ईयर फेब में देना है उसका अभी हो रहा है एनरोलमेंट, और आपको उसके लिए रेडी रहना है। एनरोलमेंट के लिए आपके पास में एक इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए और एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए ₹1,00,000 के आसपास की लिमिट का, ठीक है। आपको ये पेमेंट करनी है तो आप अंदाज लगा लो ₹1,00,000 की पेमेंट का उसमें होना चाहिए हिसाब किताब। दूसरी बात, वो क्रेडिट कार्ड किसी का भी हो चलेगा, आपका खुद का नहीं है, कोई फ्रेंड का है, फ्रेंड के पापा का है, रिलेटिव का है, किसी का भी हो चलेगा, चुराना मत, बाद बाकी किसी का भी यूज कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फरवरी के लिए ध्यान रखना 16 जून से स्टार्ट हो रही है डेडलाइंस, अगस्त तक ये चलेंगी, मिड अगस्त तक।
मिड अगस्त मिस हो गया तो उसके बाद सेकंड डेडलाइन है जो कि बिगिनिंग ऑफ नवंबर तक चलेगी, और वो है अपनी $1450 की डेडलाइन। क्लियर है? ये दो ही डेडलाइंस हैं। ये भी मैं भ्रम तोड़ देता हूं आपका कि महंगा नहीं हुआ है सीएफए एग्जाम्स। पहले लगभग $1100 का ही फीस लगता था मेरे टाइम पे भी, मैं 2015 से भी पहले एग्जाम्स दिया था, और अभी भी इतना ही है लगभग फी, तो कोई महंगा नहीं हुआ है, ना ही ये नए स्ट्रक्चर आने के बाद ये महंगा हुआ है। दिस इज एज गुड एज द अर्लियर वन। इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए मैंने मई, अगस्त और नवंबर की भी डेडलाइंस यहाँ पे लिख दी है। बेसिकली मैंने यहाँ क्या किया, 3-3 महीने आगे हिसाब कर करके देख लिया कि कौन सी डेट्स हो सकती हैं। अगेन मैं बोल दूं, मई, अगस्त, नवंबर की अभी तक कोई डेडलाइंस नहीं है। मैंने जो लिखा वो टेंटेटिव है, क्लियरली मैंने मेंशन किया हुआ है टेंटेटिव, तो आप उस चीज पे प्लीज ध्यान दीजिएगा। अभी के लिए फरवरी वाले एग्जाम के लिए जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये दो डेडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं तो इकोनॉमी फ्रंट की ही बात करूंगा, तो आपको यही बोलूंगा कि 16 जून से लेकर के मिड अगस्त यही आपके लिए बेस्ट टाइम है। एनरोल कर लीजिए, आपके एनरोलमेंट फी भी कम लगती है एंड आप तैयारी भी जल्द से जल्द शुरू कर सकते हो। सो ट्राई दिस। चलिए, एग्जाम फीस होने के बाद में अब आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया आप रजिस्टर करना कब है। एंड इसमें मैंने कुछ अपनी बहुत करामाती बुद्धि लगाई है आपके लिए, जिससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो ये भी ध्यान दीजिए कि आपको रजिस्टर कब करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है। अब सुनिए मेरी पूरी एनालिसिस। देखो, आपको रजिस्टर कब करना है लेवल 1 के लिए, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि आप लेवल 2 देना कब चाह रहे हो। अगर आप लेवल 2 एग्जाम्पल के तौर पे अगले एग्जाम में ही देना चाहते हो, जो कि होने वाला है जून 21 में, ठीक है, आप लेवल 2 देना चाहते हो जून 21 वाले एग्जाम में, तो फिर आपको अभी का अभी एनरोल कर देना चाहिए फॉर योर लेवल 1। समझिए मेरी बात, यहां पे क्लियर कट मैंने लिखा है कि अगर मान लो ऑप्शन फॉर लेवल 2 आप ट्राई करना चाहते हो जून 21, तो आपको L1 का एग्जाम दिसंबर में दे देना पड़ेगा। अब यहां प्रॉब्लम यह आती है कि सिर्फ दिसंबर में देने की बात नहीं है ना, इंस्टीट्यूट को भी तो लेना पड़ेगा। अगर कल को कोई कारण से दिसंबर में भी एग्जाम टल गया, तब तो आप भूल जाइए कि आप जून 21 में एग्जाम दे पाएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट का नियम है लेवल 1 और लेवल 2 के एग्जाम के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए आपका। तो ये होगा यहाँ पे। लेकिन अगर मान लेते हैं दिसंबर 2020 में एग्जाम हो जाता है और आप उसमें लेवल 1 दे के निकाल लेते हैं, तो फिर आप जून 21 में अपना लेवल 2 दे पाएंगे। प्रिपरेशन टाइम थोड़ा कम होगा, 3-4 महीने आपके हाथ में रफली रहेंगे, बट हाँ दिया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी जरूर है। अब अगर आपने ठाना है कि दिसंबर 2020 में ही आपको एग्जाम देना है लेवल 1 का, तो मैं बता दूं उसकी एनरोलमेंट डेट्स अभी भी चालू हैं। उसकी फर्स्ट डेडलाइन निकल गई, लेकिन बाकी डेडलाइंस बाकी हैं। जैसे कि 19 अगस्त को इसकी सेकंड डेडलाइन खत्म हो रही है, जो कि $1450 की है, और उसके बाद 9 सितंबर को इसकी नेक्स्ट डेडलाइन है, वो है $1900। 9 सितंबर के बाद में आप चाहो तो भी आप एनरोल नहीं कर पाओगे फॉर दिसंबर 2020 एग्जाम, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दो डेडलाइंस अभी भी बाकी हैं। ये वाला रूट उनके लिए रेकमेंडेड है जिनका कॉलेज कंप्लीट हो चुका है और जो लोग थोड़ा सा स्पीड अप करके खत्म करना चाहते हैं इन सब चीजों को। तो देखो, दोनों ही केस में ध्यान रखना, यहां टाइम भी आपको कम मिलेगा, साथ ही साथ फी भी ज्यादा लगेगी। पहला तो यहां पे फी आपको लेवल 1 के रजिस्ट्रेशन पे भी ज्यादा लग रही है, दूसरा लेवल 2 की रजिस्ट्रेशन भी महंगे फीस पे होगी। इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना। तो अगर आप ये फास्ट ट्रैक मोड में जाना चाहते हो तो महंगा पड़ेगा जरूर, और थोड़ा सा एफर्ट भी ज्यादा देना पड़ेगा। ये है जून 21 में एग्जाम देने वालों के लिए। अब अगर किसी बच्चे ने ठान रखा है नहीं भैया मेरे को कोई हड़बड़ नहीं है, मेरे को जून 22 में भी अगर लेवल 2 दूं तो चलेगा। जून 22 आप समझ रहे हो कितना दूर है, यहां से 2 साल दूर है, ठीक है। तो उसके लिए इंस्टीट्यूट के क्या नियम है पहले मैं क्लियर कर देता हूं आपके लिए। अपना इंस्टीट्यूट बोलता है कि अगर आपको जून 22 में एग्जाम देना है तो आप 21 के किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, आप एलिजिबल रहोगे जून 22 के एग्जाम के लिए। यानी कि अगर आपको जून 22 में लेवल 2 देना है तो आप 21 में लगे हुए चारों लेवल 1 में से किसी भी एग्जाम में बैठो और क्लियर कर लो, तो आपको जून 22 की रजिस्ट्रेशन की अनुमति मिल जाएगी। अब ये क्या क्या है समझ लो। फरवरी का एग्जाम दे सकते हो, अगस्त का दे सकते हो, मई का दे सकते हो, नवंबर का दे सकते हो, कोई भी दो, आपका एनरोलमेंट हो जाएगा इनटू लेवल 2 आराम से फॉर जून 22। प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। प्रॉब्लम यह है कि इंस्पाइट की इंस्टीट्यूट आपको बोल रहा है कि चारों टर्म्स आप दे सकते हो एग्जाम, पर मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया जो टर्म्स हैं एग्जाम देने के वो ये दो हैं, फरवरी और मई वाला। अगस्त वाला और नवंबर वाला ये दोनों अच्छे नहीं हैं टर्म्स। मैं समझाता हूं क्यों।
दो कारण है। कारण नंबर एक ये है कि फरवरी या फिर मई में अगर आप एग्जाम देते हैं तो फिर आपकी जो डेडलाइन है फॉर अपीयरिंग और एनरोलिंग फॉर लेवल 2, वो फर्स्ट डेडलाइन के अंदर अंदर आप पेमेंट कर पाओगे। तो अगर आपको अपने लेवल 2 के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पैसे बचाने हैं तो आपको फरवरी और मई का दो ही ऑप्शन मिलता है। अगर आप अगस्त के ऑप्शन में जाते हो तो फिर आपका फर्स्ट डेडलाइन मिस हो जाएगा एंड यू विल हैव टू पे मोर व्हेन यू विल बी रजिस्टरिंग फॉर लेवल 2। थोड़ी दूर की सोच है पर भाई बनिए आदमी है, ऐसे ही सोचेंगे हम तो। लेवल 2 की रजिस्ट्रेशन अगर आपको इकोनॉमिकली करनी है तो फिर आपको लेवल 1 की रजिस्ट्रेशन फरवरी या फिर मई के लिए कर देनी चाहिए, लेवल 1 की। ठीक है, मैं आपको फिर याद दिला दूं, इसकी अभी एनरोलमेंट शुरू भी नहीं हुई, ना फेब की शुरू हुई अभी तक, ना मई की। फेब की शुरू हो रही है 16 जून को, मई की अभी डेडलाइंस आई भी नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप मई में भी एग्जाम दे सकते हो। मई के बाद में भी अगर आपने एग्जाम दिया और आपने क्लियर किया अपना लेवल 1 तो अगेन आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि आप कम फी में लेवल 2 की एनरोलमेंट कर पाओगे जून 2022 के लिए। अब यहां दूसरा रीजन क्या है भैया? एक तो आपने पैसे की बात की, दूसरा बात बताइए क्यों हमको ये एग्जाम देने चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर कल को कोई बच्चा, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी बच्चा फरवरी में या फिर मई में एग्जाम देता है और क्लियर नहीं कर पाता लेवल 1, तो उसको एक टर्म छोड़ करके नेक्स्ट अटेम्प्ट मिलेगा। यानी अगर किसी बच्चे ने फरवरी में एग्जाम फ्लंक किया तो उसको मई में एग्जाम देने को नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा सीधा अगस्त में। किसी ने मई में फेल किया तो उसको सीधा मिलेगा नवंबर का ऑप्शन। बीच में एक टर्म छूटेगा नेचुरली, क्योंकि बहुत कम समय मिलेगा आपको, उस समय अलाउड ही नहीं है एग्जाम देना। तो ऐसे में अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अगस्त में ही एग्जाम देता है, ठीक है, और अगस्त में फेल हो जाता है लेवल 1 में, तो उसका री अटेम्प्ट लगेगा सीधा नेक्स्ट ईयर फरवरी में। मतलब कोई बच्चा अगस्त 21 में फेल हुआ तो उसका एग्जाम सीधा लगेगा फरवरी 22 में, जो कि मेरे हिसाब से ऐसा टाइम आ जाएगा कि उस समय वो क्लियर भी कर ले तो भी लेवल 2 का एग्जाम 2022 में नहीं लग पाएगा उनका। यानी कि अगस्त का बच्चा अगर एक बार फेल हो गया वो नहीं दे पाएगा। जाहिर सी बात है नवंबर के बच्चे के लिए भी यही नियम लागू होता है, लेकिन ये नियम इनके लिए लागू नहीं होगा जो फरवरी या फिर मई में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा फेब में एग्जाम देता है, फॉर सम रीजन क्लियर नहीं कर पाता है, तो उसका नेक्स्ट एग्जाम अगस्त में लग जाएगा, और अगस्त में अगर उसने क्लियर कर लिया तो वो अगेन 2022 का एग्जाम दे सकता है। सिमिलरली अगर किसी बच्चे ने मई में एग्जाम दिया, क्लियर नहीं कर पाया, वो नवंबर का एग्जाम दे करके अगेन क्लियर करके जून 2022 में लेवल 2 दे सकता है। यानी कि ये दो जो मेरे हिसाब से अपने एग्जाम्स हैं, फरवरी वाला और मई वाला, ये दोनों लिहाज से बहुत अच्छा है। जो बच्चे एक बार में क्लियर करेंगे उनका पैसा बचने वाला है, और जो एक बार में क्लियर नहीं भी करेंगे उनका कम से कम समय तो बचेगा, ये अश्योर्ड है। इसीलिए अगर आप जून 2022 के लिए लेवल 2 टारगेट कर रहे हो, आई थिंक गो फॉर फरवरी और मई। बात बाकी अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन है अगेन कमेंट बॉक्स में लिखेगा, आई विल हेल्प यू। मैं फिर क्लियर कर देता हूं, यहां पे मैं ये नहीं बोल रहा कि 2022 का एग्जाम आप दे नहीं पाओगे। अगर आपने 2021 का एग्जाम ये 2 ही टर्म दिया तो होगा, 4 टर्म दोगे तो हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट टर्म्स हैं जो फरवरी वाला है और एक मई वाला है। ठीक है, ये हुआ व्हेन टू रजिस्टर वाला सिचुएशन। और अब आते हैं अपने फेवरेट टॉपिक पे जो कि है स्कॉलरशिप। पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं, स्कॉलरशिप पे मैं आपको जो डिटेल्स दे रहा हूं वो थोड़े से अभी समराइज्ड इंफॉर्मेशन है। अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो पूरे YouTube पे प्रोबेबली मैं अकेला हूं जो स्कॉलरशिप के ऊपर मैं जानकारी आपको देता हूं। तो आप अभी आई बटन में आपको मिल रहा है मेरा स्कॉलरशिप वाला वीडियो। अच्छा कितना दूर हूं, हाँ अच्छा, आई बटन में आपको मेरा स्कॉलरशिप वाला वीडियो मिल रहा है, तो वो जरूर से देखें, वहां पे आपको स्कॉलरशिप के पूरे डिटेल्स मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद। ठीक है, अभी पहले समराइज कर देता हूं मैं कि स्कॉलरशिप्स क्या क्या है। स्कॉलरशिप अगर आपको 2021 के एग्जाम्स के लिए चाहिए तो मैं आपको बता दूं, एक्सेस स्कॉलरशिप, वुमेन स्कॉलरशिप और अन्य तरह की और भी कई सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो आपके लिए हैं। एक्सेस स्कॉलरशिप जो है उसके लिए बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए ऑप्शन खुला है, और वो अभी एक्सेप्ट हो रही है करंटली मिड सितंबर 2020 तक। इसका रिजल्ट आएगा 1 दिसंबर 2020 को। यानी कि आपको अगर 2021 में एग्जाम देना है लेवल 1 का तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट आ जाएगा 1 दिसंबर तक, क्लियर हो जाएगा पिक्चर कि आपको स्कॉलरशिप मिली कि नहीं मिली। सो उसके अकॉर्डिंग आप लेवल 1 के लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं 2021 के लिए। इधर मैं एक बात बता देता हूं उन बच्चों को जिनको आइडिया नहीं है, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जरूर से ये बात का ध्यान रखना कि आप एनरोलमेंट ना कर देना।
स्कॉलरशिप के लिए अगर किसी ने अप्लाई किया है तो उसको वेट करना पड़ेगा अपने एनरोलमेंट के लिए। अगर आपने एनरोलमेंट के पूरे पैसे भर दिए तो फिर रिफंड नहीं मिलेगा, ये मैं क्लियर कर देता हूं। सो वेट अंटिल द रिवॉर्ड इज गिवन, ठीक है, पहली बात। वुमेन स्कॉलरशिप के लिए अनफॉर्चुनेटली एक गंदी न्यूज है कि वो अभी तक मिड जून पे तो ओपन भी नहीं हुआ है। कब ओपन होगा कब नहीं होगा पता नहीं। अब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे सिर्फ एक चीज फ्लैश हो रही है कि 2020 के जो एग्जाम्स हैं उसके लिए जो स्कॉलरशिप्स हैं वो दे दी गई हैं। अब 2021 के लिए हम बताएंगे आपको कब ओपन होगा। अभी ये मिड जून है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, अभी तक कोई डेडलाइंस नहीं है। इसके अलावा जो अदर स्कॉलरशिप्स आपके पास ऑप्शन है वो है स्टूडेंट, रेगुलेटर, प्रोफेसर और मीडिया। मेरे हिसाब से ये चारों को एक्सप्लॉइट करना, ये चारों में अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि स्टूडेंट स्कॉलरशिप आपको तब मिलेगी जब आपकी यूनिवर्सिटी सीएफए इंस्टीट्यूट को कोई कंट्रीब्यूशन देती हो। अगर रेगुलेटर में आप जा रहे हो तो बहुत बड़े आदमी हो यार, आप मेरे से बेहतर जानते हो। प्रोफेसर वाला प्रोबेबली आप नहीं अप्लाई करते, और मीडिया स्कॉलरशिप भी आपको शायद ही मिले। तो मोस्ट कैटेगरीज में ये चारों चीजें लागू नहीं होती, इसलिए मैं इसको डिटेल में कवर नहीं कर रहा, ये चीज का ध्यान रखें। तो अभी के लिए अगर स्कॉलरशिप समअप करूं तो सिर्फ एक्सेस स्कॉलरशिप है जो कि खुली है। अगर उससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो हमारा स्कॉलरशिप वाला वीडियो आई बटन में भी है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा, वहां से जाकर के जरूर से चेक कर लेना, पूरा डिटेल मैंने कवर किया है। आई होप यू विल लाइक इट। इसके अलावा एक्सेस स्कॉलरशिप के लिए अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है तो मैं आपको बता दूं। पहली रिक्वायरमेंट तो ये ऑब्वियसली कि आप एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी के लिए अब देखो, नियम तो ये बोलता है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, बट ये मैंने नोटिस किया है कि जब स्कॉलरशिप का आप एप्लीकेशन देते हो तब बिना पासपोर्ट के भी आप अप्लाई कर सकते हो। प्रॉब्लम बस इतनी है, इतनी सी प्रॉब्लम है कि बिना पासपोर्ट के स्कॉलरशिप अगर आपने अप्लाई की और कल को आपको मिल गई तो इंस्टीट्यूट आपको 7 से 10 दिन का टोटल समय देगा एनरोलमेंट करने को। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाए लेकिन उसके पास तब तक भी उसका पासपोर्ट ना हो। वैसे केस में उसका एनरोलमेंट नहीं हो पाएगा, स्कॉलरशिप का फायदा नहीं हो पाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करता हूं फर्स्ट हैंड में ही, अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया भी है, पासपोर्ट भी इमीडिएटली अप्लाई कर दीजिए। ट्राई कीजिए पासपोर्ट जल्द से जल्द आपके हाथ में आ जाए, तो ये जरूर से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि आपको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल है लेकिन अपलोड करने चाहिए अपने एप्लीकेशन के साथ में। आपके एप्लीकेशन में जो ऑप्शनल है उसमें वर्क एंड एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने चाहिए। अगेन अपने मन से नहीं कह रहा हूं, सीएफए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे मेंशन है ये बात। थर्ड बात ये है कि आपका स्कॉलरशिप कौन अप्रूव करेगा, वो है आपकी सीएफए सोसाइटी, जो भी आप कंट्री में हो। अगर आप इंडिया में हो तो मोस्ट प्रोबेबली ये आईएआईपी ही आपका एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। अब ऐसे केस में कुछ एक चीजें फायदे करेंगी आपको। अगर आपने आईआईपी का कोई भी इवेंट के लिए वॉलंटियर किया है तो एप्लीकेशन में वॉलंटियर के लिए यस या नो का ऑप्शन आता है। सो पॉसिबली उसके लिए थोड़ा सा वेटेज मिल जाएगा अगर आपने पहले कभी वॉलंटियर किया है आईआईपी के कोई इवेंट के लिए। दूसरी बात, आईआईपी के लिए आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको क्यों जरूरत है सीएफए स्कॉलरशिप की, वो ढंग से लिखना पड़ेगा। उसके लिए भी मैंने पूरी जानकारी दी थी, अगर आप वैसा लिखोगे तो चांस है स्कॉलरशिप मिलने का, कुछ भी गारंटीड नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, वैसे कमेंट्स या वैसे अगर आप क्वेरीज रेज करोगे जिससे आप ये पूछोगे कि भैया हमें स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं, मैं सीएफए इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी अथॉरिटी नहीं हूं जो आपको ये बता सकता हूं। स्कॉलरशिप मिलनी है नहीं मिलनी वो इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा। मेरा काम है आपको जानकारी देना, मेरा काम है सीएफए पढ़ाना आप लोगों को, मैं वहां तक आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं मिलेगा वो आईआईपी के हाथ में, उन्हीं के हाथ में रहने दिया जाए। मैं आपके लिए बस प्रोसेस बता देता हूं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन एक सीएफए स्कॉलरशिप्स का है, उसमें जाएं, उसको क्लिक करते हुए बोलेंगे अकाउंट क्रिएट करो। अकाउंट क्रिएशन में पासपोर्ट का दरकार नहीं है, अपना अकाउंट क्रिएट करो, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करो। बीच में आपको रेफरेंस वगैरह भी देने पड़ेंगे 2। ये रेफरेंस आप किसी का भी दे सकते हो, प्रेफरेबली अगर आपने कोई सीएफए मेंबर का दे दिया, यानी कि सीएफए चार्टर होल्डर का अगर रेफरेंस दे दिया तो अगेन थोड़ा सा वेटेज मिलेगा आपको, और अदरवाइज आप किसी का भी रेफरेंस दे सकते हो, वेटेज थोड़ा कम मिलेगा। अच्छा, किसी का भी मतलब किसी का भी, सीएफए से उसका लेना देना हो नहीं हो कुछ भी कर सकते हो, मेरा मत दे देना। नेक्स्ट है रिवॉर्ड डेट। रिवॉर्ड डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक्सेस स्कॉलरशिप विच इज ओपन फॉर ऑल वो 1 दिसंबर 2020 को आने वाला है। तो अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो वेट करना पड़ेगा दिसंबर तक, और उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे अपने स्कॉलरशिप के लिए, ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाउ टू स्टडी। ये है अपना फाइनल
प्रिपरेटरी मटेरियल जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह आपको तैयारी करनी चाहिए। अगेन हाउ टू स्टडी में भी हमारा डिटेल्ड एक वीडियो है, अभी मैं फिर आई बटन में छोड़ रहा हूं, आप वहां से जाकर के पूरा देख सकते हैं कैसे तैयारी करनी है। उस वीडियो में मैंने सेल्फ स्टडी वालों को भी ढंग से गाइड किया है कैसे पढ़ना है, अभी भी वैसे ही गाइड करूंगा। मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी वाले बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको भी हेल्प करना मेरा काम है। इसीलिए मैं यहां पे बता देता हूं कि अगर आप कैसे भी मोड में पढ़ाई करो, वेदर ट्यूशन लेके करो या सेल्फ स्टडी करो, रिसोर्सेस आपके पास होने चाहिए। रिसोर्सेस के नाम पे बुक्स और मॉक्स, ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। बुक्स के नाम पे अगेन सबसे बढ़िया बुक तो इंस्टीट्यूट की ही बुक है, तो इंस्टीट्यूट की बुक आपके पास हो। इसके अलावा स्क्वाइजर है, वाइले है, और भी कई सारे मटेरियल है, जितने आपके पास हो देखो उतना बेहतर है, लेकिन बहुत ज्यादा मटेरियल्स पे फोकस ना करें तो बेहतर है। इंस्टीट्यूट की बुक से जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं उनको करना तो आप समझ लो एकदम रिक्वायर्ड है। आप और कोई मॉक दो नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे कुछ रिसोर्सेज हैं उसको यूज करना, इंस्टीट्यूट की बुक के पीछे जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं उसको यूज करना, और अंत में इंस्टीट्यूट के जो मॉक पेपर्स हैं उनमें बैठना। इन तीन की चीजों की आपने तैयारी कर ली तो आप समझ लेना आपकी तैयारी पूरी हो गई। अच्छे स्टैंडर्ड के यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, आपको डराएंगे धमकाएंगे जरूर, लेकिन एग्जाम का एकदम रेलिवेंट स्टैंडर्ड है। मैं एकदम क्लियर कट बोल देना चाहता हूं कि अगर आप स्क्वाइजर पढ़ रहे हैं और स्क्वाइजर के बैक ऑफ जो एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस होते हैं उसको राइट करके बहुत खुश हो रहे हैं कि यार मेरे से सवाल बन रहे हैं, तो मैं बता दूं आप गलती कर रहे हो। उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है और वहां से कोई एग्जाम में आएगा नहीं क्वेश्चन, वैसा स्टैंडर्ड का भी नहीं आएगा। अगर आपको अपना एग्जाम स्टैंडर्ड चेक ही करना है तो गो डू इट फ्रॉम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तब मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। नेक्स्ट बात है, आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और आपको यह देखना है कि आपको एक कोर्स की दरकार है, यहाँ पे एक वीडियो कोर्स की दरकार है, या फिर में आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो। दोनों ही केस में हम हेल्प कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आपको इस चैनल को और एडिटर्स चैनल को दोनों को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आपके काम की कुछ चीजें हम डालते भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमारी एक समरी सीरीज चल रही है जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरह से अभी तक मैंने कॉर्पोरेट फाइनेंस और डेरिवेटिव्स पूरा कवर करके डाल दिया। डेरिवेटिव्स तो हम लोगों ने करीब 2-2.5 घंटे में समराइज किया है, सो इट इज अ लॉट। बड़ा मजा आएगा आपको, आप ट्राई कीजिएगा, जाकर के चेक कीजिएगा हमारे वीडियोस, और तब ही आप ये डिसीजन लीजिएगा कि आपको चैनल्स को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना। करना है तो दोनों चैनल्स को कीजिएगा प्लीज, एडिटर्स को भी और गौरव काबरा को भी। नेक्स्ट, एक जेंटल रिमाइंडर बस दे देना चाहता हूं दैट वी आर ऑल्सो वन ऑफ दोज ट्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि CFA लेवल 1 के लिए प्रिपेयर कराते हैं। सो इफ यू वांट टू कंसिडर आवर सर्विसेज तो वो भी आप कर सकते हैं। एज यू कैन सी हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके पढ़ाते हैं। सो इफ समबडी वांट्स इट इन दैट वे वो डेफिनेटली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे अभी हैं। सो दैट्स इट, आज के लिए फिर इतना ही रहा। मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा और बहुत सारी जानकारी आपको मिली। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव था और आपके काम का था तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट तो मैंडेटरी है। एंड डिस्क्रिप्शन में कई सारे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लिंक्स और कई सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छोड़ के जा रहा हूं, तो वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन जरूर देखें और वहां पे जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उनसे फायदा जरूर उठाएं। That's it. I'll see you in the next one. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।